बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक पे आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं हम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपका क्रिकेट मैच का दुख जो एशिया कप का फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसका दुख कम हुआ होगा। लेकिन दुख हमारा कम हुआ या ना हुआ हो, एशिया कप में जो तनाज़ात का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। इन तनाज़ात का अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो हमने एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर देखा, फिर खेल के अंदर जो सियासत को शामिल करने की कोशिश की गई, ये टूर्नामेंट की ओवरऑल एसेंस को बहुत हद तक इन्होंने डैमेज किया है। बल्कि जिसको हम जेंटलमैन गेम कहते हैं उसकी असल जो रूह है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा है। पहले तो जी भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं ली, फिर बाद में ट्रॉफी ना मिलने के शिकवे भी करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसमें कुछ फैक्ट्स को तरोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। फिर भारतीय हुकूमत की जानिब से क्रिकेट को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उनके जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने भी एक ट्वीट किया, पता नहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिकेट मैच से जोड़ दिया। और अब इसमें जो ओवरऑल एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि जो प्लेयर्स हैं उनका रवैया भी, पहले जो भी स्टेट लेवल्स के ऊपर होता रहा है, वी ऑल न्यू कि पाकिस्तान इंडिया के हालात कभी भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्रिकेट पे इस हद तक नहीं आया था जो कि हमने क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आई बिलीव कि पहली बार एक्सपीरियंस किया कि हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी रिसीव ना करने तक वाक़यात हुए हों। एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने सूर्य कुमार यादव से कुछ सवालात किए जिसको वो घुमा भी गए और बौखला भी गए, आपको वो ज़रा सुनवाते हैं। सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए। जी हमने ग्राउंड पे कॉल लिया कि हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, हमें किसी ने नहीं बोला। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच याया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। दो कि अब मैच पे बात करने का तो हम क्या ही बात करें, लेकिन ये जो पोस्ट मैच सिनेरियो क्रिएट हुआ है और जिस पे अभी हम ये कप्तान का शॉट भी आपको सुना रहे थे, आई बिलीव आपने तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं फर्स्ट हैंड। आप जानते हैं कि ये क्रिकेट, आपने इतना अरसा क्रिकेट कवर किया, आपके नज़दीक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो बैक टू बैक हम देख रहे हैं? अर्मिला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, होम सीरीज़, अवे सीरीज़। और मैं रात को ही पाकिस्तान पहुंचा हूं दुबई से, क्योंकि मैं खुद इस पूरे इवेंट में जो है वो यूएई में मौजूद रहा। और बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि ये मेरी लाइफ का एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था। और अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई सूर्य कुमार यादव की, मैं वहाँ पर मौजूद था और मैं अपना हैंड रेस करता रहा, लेकिन जो इंडियन मैनेजर थे उन्होंने 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सवाल करने का मौका नहीं दिया। और ये जो हमारे दोस्त ने सवाल किया इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो था वो शर्मसार रह गया। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो एक मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हो चुके हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद जिस तरह सवाल में कहा गया कि उन्होंने सियासी गुफ्तगू की थी, बात बहुत सीधी सी है। ये 3 हफ्ते में पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच हुए और इंडिया पाकिस्तान के मैचों में लोगों का जोश खरोश, लोगों का एंथुजियाज़म, लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। 14 सितंबर को 20,000 लोग दुबई में मौजूद थे, फिर 21 सितंबर को 16,000 थे और 28 सितंबर को लगभग 28,000 लोगों ने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा। लेकिन बड़े बदकिस्मत हैं इंडियंस और इंडियन क्रिकेट टीम, 3 बार उन्होंने पाकिस्तान को हराया और तीनों मरतबा किसी तनाज़े ने उनकी कामयाबी को पीछे धकेल दिया। ये बहुत अजीब व गरीब सी बात थी, क्योंकि मैं आपके साथ अगर इस बात को शेयर करूं, बिल्कुल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मैंने देखी।
7 सितंबर को जब दुबई के उसी मैदान पर, उसी जगह पर जहां अभी सूर्या कुमार यादव बैठे हुए हैं, यहाँ पर तमाम 8 कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ जो है वो तस्वीर बनवाई थी। और इसी जगह पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिनसे इंडियन टीम ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, उनके साथ हैंडशेक किया था सूर्या कुमार यादव ने। जेंटलमैन है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन मजबूर हैं। और मजबूरी क्या है उनकी, उन्होंने हैंडशेक किया था, उसके बाद भारत में उनको बहुत आड़े हाथों लिया गया, उनको गद्दार कहा गया और उसके बाद उनको पीछे हटना पड़ा। उनको नहीं, पूरी भारतीय टीम को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो तो क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, लेकिन उनके मुल्क में जो रिएक्शन आया, उनके मुल्क में जो इंतहा पसंदी, उनके मुल्क में जो सोच है, उसने इन खिलाड़ियों को पिछले कदम पर कर दिया। क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि क्रिकेट में अपने मुखालिफ के साथ हाथ नहीं मिलाएं, अपने मुखालिफ के साथ मुस्कुराहटों का तबादला ना करें। क्योंकि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा इनके ठीक बाद इसी जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ये एक अजीब व गरीब वाक़या था। और उन्होंने ये भी कहा कि सूर्या कुमार यादव जब मैच रेफरी के साथ हमारे साथ मीटिंग करते हैं तो वहाँ पर हाथ भी मिलाते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू भी करते हैं, वहाँ पर बातचीत भी करते हैं, लेकिन बाहर आकर ये ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो ये एक अजीब व गरीब सा सिनेरियो है और इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आपके किसी के साथ इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भारत की जो इंतहा पसंद सोच है उसने अब दुनिया को उनका चेहरा दिखा दिया है। और जो कुछ उनके साथ मई में हुआ, अभी तक वो बेचारे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, मायूस हैं। अपनी खफगी को मिटाने के लिए जब जहां उनको मौका मिलता है वो कोशिश करते हैं और हर बार उनको मुँह की खानी पड़ रही है। एब्सोल्युटली, सो राइट कि वो ट्रामेटाइज्ड हैं समहाउ। वो जो मई के वाक़यात हैं ना, तो वो बौखलाहट में इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। अच्छा याया साहब, आपने चूँकि ख़ुद भी बताया कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे और हमने हमेशा देखा है कि ये शायद आई बिलीव कि ये प्रेशर उस 6-0 का है जो कि अभी तक इंडिया के ऊपर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम आईसीसी की बात कर रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, ये एक आईसीसी का इवेंट या एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समहाउ यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी या इंडियन साइड की जो डोमिनेंस है वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है कि अब जो एक्शन होता है किसी भी चीज़ पे लेना, उसमें भी बड़ा डिलेज हमने देखे हैं। चाहे वो कप्तान को बुलाना हो, उन पे उनसे सवाल जवाब करना हो या कोई रेफरी का मामला हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन डोमिनेंस हमें नज़र आ रही है इस फैक्टर। कोई शक नहीं है अरमला इसमें, लेकिन मैं जो है वो 28 तारीख को दुबई में फाइनल कवर करने के लिए गया था और 29 तारीख को मैं वापस आया, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। तो ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और मैच ख़त्म होने के बाद हार्डली 10 से 12 मिनट में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट होती है। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, वो नीचे आ गए थे और हम अपने प्रेस बॉक्स से ग्राउंड में मनाजर देख रहे थे कि कभी कोई आके उनसे बात कर रहा है, कभी वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। अमूमन होता ही है कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है तो डिग्निटीज़ जो होते हैं बस 11 तार पे आते हैं और उस जगह पर खड़े होते हैं जहाँ से उनको इनामात देने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तन्हा बंदे ने जो है वो पूरे इंडिया का मुकाबला किया और उसका नाम है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। सूर्या कुमार यादव और टीम इंडिया का ये कहना है कि जी हमने ये फैसला किया कि हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वो कोई 2 दिन पहले थोड़ी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर बने थे। जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से दुबई में नहीं आए थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से आए थे। और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने अपने न सिर्फ कार्ड बेहतरीन अंदाज में खेले, वो डटे रहे और उन्होंने कहा नहीं ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। और ये कोई यूनिक बात नहीं थी, ये कोई जिद नहीं थी। आप अगर आईसीसी के टूर्नामेंट्स की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। आप अगर फीफा वर्ल्ड कप जो हर 4 साल के बाद मुनक्किद होता है वहाँ बात करें तो वहाँ भी प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। और यूएफा फुटबॉल चैंपियनशिप और बहुत से टूर्नामेंट जहाँ पर विनिंग टीम को ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। तो ऐसी कोई जिद की बात नहीं थी जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब दिखा रहे थे, वो वही कर रहे थे जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल हैं।
अब होता यह है कि जब भारतीय टीम ने मना कर दिया तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भारत की टीम को जवाब दिया। वो मनाते रहे, बात करते रहे, नहीं माने तो साइमन डूल जो कि प्रेजेंटर थे, ब्रॉडकास्टर, वो भी इंडिया के हैं। तो वैसे तो साइमन डूल न्यूजीलैंड के हैं, तो उनको लिखाया गया कि आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होने की बात करेंगे, आप कहेंगे कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है और ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी उनको ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हो रही है। हम ये समझे कि होगा ये कि वो कमरे में रख के ट्रॉफी चले जाएंगे और उसके बाद भारत की टीम वहां से ट्रॉफी उठाएगी और उसके बाद वो तस्वीर बनवाएंगे और उसके बाद जश्न होगा। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने तो वो किया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने कहा रखो इसको, ट्रॉफी को जरा गाड़ी के अंदर, वो मेडल्स जो कि खिलाड़ियों को मिलने थे उन्होंने कहा इसको आप रखें गाड़ी के अंदर, और वो लेकर चले गए। अच्छा, इंडियन टीम तो इस खुमार में थी, इस सोच में थी कि जी ये चले जाएंगे तो हम ट्रॉफी उठाएंगे और तस्वीर बनाएंगे। और जब उनको पता चला कि भाई ये तो इनके साथ काम हो गया है, तो अब वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका वो हाल था। न ये हड्डी वो निगल सक रहे थे, ना उगल सक रहे थे। और आप सोचिए उनका क्या हाल होगा कि वो चैंपियन बने और चैंपियन बनने के बाद अब वो वर्चुअल ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गालिब ने कहा था कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपको असल ट्रॉफी मिली नहीं और आप जीत के भी हार गए। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू आर सो राइट कि ये कितनी बदकिस्मती है किसी इतनी बड़ी टीम की कि वो इतना बड़ा एक इवेंट जीते, उसके चैम्पियंस हों और वो इस मोमेंट को भी उस तरीके से सेलिब्रेट ही ना कर पा रहे हो। और आई बिलीव कि ये जो आपने भी बात की है मोहसिन नकवी साहब वाली, इस पे ये बहुत काबिल सताइश और तारीफ़ के काबिल बात है कि ये जो स्टांस अपनाया गया है कि अगर आपने ट्रॉफ़ी रिसीव करनी है आप कर लें। जब आप बाकी सारी जगहों पे सब कुछ करने को तैयार है, अगर आपको इतना ही था तो फिर आप पाकिस्तान के साथ मैच ही ना खेलते। याया साहब, मैच भी खेलना था, फसाद भी डालना था, फिर हमने इस तरह के टैंट्रम्स भी थ्रो करने थे और एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप ये कह रहे हैं जी हमें तो ट्रॉफी दी ही नहीं गई, हमारे साथ ये हो गया। मुझे ये भी साथ साथ ऐड करके बताइएगा, जो वहाँ पर इंडियन कमेंटेटर हैं उनका एक क्लिप भी आ रहा था, अब मैं चाहूँगी उस पर भी आप कमेंट कि क्या वहाँ पर जो लोग या इंडियन मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने सुना जो कह रहे हो कि ये इंडियन टीम का गलत स्टांस था कि उन्होंने हाथ ना मिलाने से ट्रॉफी रिसीव करने वाला? अरबला, मुझे जितने भी लोगों से मैं वहाँ पर मिला और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोगों के लिए इंडिया में रहना जो है वो कीमत देने के मुतरादिफ हो गया है, क्योंकि ये इंडिया के लोगों की सोच नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, ये इंडिया के वही क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तानी चैनल पर आकर गुफ्तगू करते थे, पाकिस्तान टीम की तारीफ करते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान का नाम लेने से भी डरते हैं। उनको ये डर है कि कहीं उनके घर पर बिल्डोजर ना चला दिया जाए, कहीं उनको गद्दार ना कह दिया जाए। तो अब वो जो है पाकिस्तान को बुरा भला कहने के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम लेने के हवाले से जो है वो उनको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं वहाँ पर बैठा हूँ और जो इंडियन जर्नलिस्ट वहाँ से आए थे, वो खुद मोदी हुकूमत की इस सोच को जो है वो कंडेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पड़ोसी ऐसे नहीं होते, वो कह रहे हैं कि यार ये जो हमारा तरीक़ाकार है वो गलत है। और ये जो कुछ भारत की टीम ने किया, ये इंटरनेशनल सतह पर उनका जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है, क्योंकि आपने ये जो एक प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की है कि जी मैं इससे ट्रॉफ़ी नहीं लूँगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ठीक है वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी वो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो वहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला की हैसियत से नहीं आए थे, वो वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से आए थे, वो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं थे। तो अब दुनिया को भी ये समझना होगा कि भाई भारत का क्या करना है, भारत को आलमी मुकाबलों की मेज़बानी देनी है या नहीं देनी, क्योंकि इसका ये जो हठधर्मी वाला रवैया है, फिर इनको बुलाना है या नहीं बुलाना। जिस तरह आप इस वक्त देख रही हैं कि इसराइल दुनिया में तन्हा हो गया है, फ़लस्तीन के निहत्ते बेगुनाह अवाम के खून से अपने हाथों को रंगने के बाद, तो भारत ने जो मुहिम जोई की, जिस खुशफहमी में भारत था मई में, उसकी खुशफहमी
हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान बहरिया, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसकी खाम ख्याली को हवा कर दिया। अब वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए हर बार कोई नई कोशिश करते हैं और हर बार उनको मुँह की खानी पड़ रही है। और आप ये देखिए, मैं दोबारा से आपसे अर्ज़ करूँगा कि भारत के लोग बुरे नहीं हैं, भारत के क्रिकेटर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन उनको भारत में रहने की कीमत अदा करनी पड़ रही है। और पास में भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो अब कमेंटेटर भी हैं, उनको भी जस्टिफाई करना पड़ता है, पेट्रियाटिज्म शो करना पड़ता है समहाउ कि हम इंडियंस हैं या हम उस मुल्क का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच याया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने आंखों देखा हाल है, वो हमें बताया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसी टीम जो एशिया की चैम्पियन बनी है, वो अपनी सेलिब्रेशन में उस ट्रॉफ़ी को ही नहीं ले सकी जिसके लिए ये सारे मैचेस खेले गए या टूर्नामेंट हुआ। सो ये बदकिस्मती समहाउ इंडिया या इंडियन टीम की ही है, लेकिन वही बात है कि जहाँ तक पॉलिटिकल फैक्टर रहेगा, ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो तारीखी सरमाया है, वादी सिंध की तहजीब, ख़ास तौर पर हड़प्पा हमेशा से दुनिया भर में तहकीक, विरसे और सियाहत का मरकज़ रहा है, हम सब जानते हैं। और अब पंजाब हुकूमत ने जी एक अहम कदम उठाते हुए इसके हवाले से अगर हम बात करें तो हड़प्पा के आसार कदीमा की मुरम्मत और बहाली का फैसला किया है और इस मंसूबे पे 1 अरब 42 करोड़ से ज़ायद की खतीर रकम जो है वो खर्च की जाएगी, जिसका मकसद यही है कि इस तारीखी विरसे को महफूज किया जाए और साथ साथ सियाहत को यानी टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए। ये मंसूबा जो है जी जून 2028 तक बहाली का काम इसका मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें जो टूरिस्ट हैं उनके लिए रिहाइश गाँव से लेकर मॉडल विलेज हो, वॉच टावर्स हो, सबसे अहम एक जो चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए है वो है होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो वादी सिंध है इसकी तहजीब की जो तशरीह है उसको शामिल किया जाएगा। और ये नई जनरेशन के लिए बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है समहाउ, क्योंकि हम अपने इन तमाम जो तहजीबी सकाफ़त है या सारे मामलात हैं इसको बहुत फेमिलियर तो हैं, बट इसकी हिस्ट्री, इसकी डिटेल और जब यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसमें बड़ा अहम संग-ए-मील साबित होगा। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ जी हैं ज़हीर अब्बास मलिक साहब जो कि डीजी आर्कियोलॉजी पंजाब है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये प्रोजेक्ट, हमें थोड़ा सा ब्रीफ दें कि कब से आगाज़ हो रहा है, या काम जारी है, 2028 टारगेट रखा गया इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ये वादी सिंध की जो तहजीब है जिसमें हड़प्पा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शहर था, ये उस वक्त से मौजूद है जब दुनिया में सिर्फ 4 तहजीबें होती थीं, तो इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कदीम है, 3600 BC से ये शुरू हुआ और ये जो हड़प्पन्स थे ये पायनियर थे दुनिया में। जब लोग बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे थे तो इन्होंने बड़े परफेक्ट ग्रिड पैटर्न्स के ऊपर अपने सिटीज़, अपने हाउसेस बनाना शुरू किए, जिसमें कवर्ड ड्रेन्स थी, कवर्ड इनका सीवरेज सिस्टम था और प्रोडक्शन मैस लेवल पे प्रोडक्शन करते थे। ये जो बाकी तहजीबें थी उनके साथ इनका ट्रेड उस लेवल पे मैस लेवल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा था। सो इसको शायद उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो अब हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रोग्राम है मैग्निफिसेंट पंजाब, जिसके अंदर ना सिर्फ हड़प्पा बल्कि हमारी बाकी भी डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो शामिल हैं, उनको अपग्रेड करने का सोचा गया। इसमें अभी रिसेंटली हमने 4 न्यू गैलरीज़ हड़प्पा म्यूज़ियम में बनाई हैं और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि ज़रूर जाके देखिएगा एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हमने वो 4 गैलरीज़ बनाई हैं, जिसमें प्री हिस्टोरिक गैलरी है, प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी है, एथनोलॉजिकल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट है। ऐसे ही शायद आपको पहले पाकिस्तान में म्यूज़ियम नज़र नहीं आएगा। तो अब इसके साथ जो अगले प्रोग्राम्स हैं कि हमारी जो पुराना म्यूज़ियम था उसकी जो क्यूरेटेड गैलरी है उसको वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कैफेटेरिया, कि जिसमें आप म्यूज़ियम के अंदर बैठ के आप एंजॉय भी कर सकेंगे और आपको फील भी जो है वो वापस वही हड़प्पा वाली आएगी।
जैसा आपने पहले कहा कि ये क्योंकि तहकीक भी बहुत ज़रूरी है इस जगह पे, तो Research, वहाँ पे एक इंडस वैली डिसाइफरमेंट सेंटर भी हम बना रहे हैं। Okay. फिर टूरिस्ट अगर कोई जाते हैं हड़प्पा तो उनके जो बाकी जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं उनको भी केटर फॉर किया जा रहा है, उनकी अकोमोडेशन जो है वो प्रॉपर की जा रही है। और जो हमारी आर्कोलॉजिकल रूइंस हैं जहाँ पे आप चल फिर के पुराने आसार देख सकते हैं, वहाँ पे ओपन एयर म्यूज़ियम भी होगा कि आप साथ साथ चलते जाएंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें ओपन एयर में भी डिस्प्ले में नज़र आएंगी। ठीक है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये शायद 2028 से पहले हम ख़त्म करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम इसको 26-27 तक ख़त्म कर लें और इससे एक पूरा जो है आपको वापस वो जो हड़प्पा की तहज़ीब में, हड़प्पा शहर में जैसे वो लोग वो रहते थे, उसकी एक फ़ील जो है वो लोगों को दिखानी है। और सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो कि हमारी मिनिस्टर भी हैं टूरिज़म की, वो खुद इसको लीड कर रही हैं। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि हम इसको बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। अच्छा, आपने जैसे खुद भी कहा रिसर्च, ये मैं रिसर्च पे बार बार इसलिए बात भी कर रही हूँ क्योंकि ये वो जगह हैं या वो साइट्स हैं हमारी पुरानी हेरिटेज जहाँ पे रिसर्च बेस्ड काम ऑलरेडी हुआ भी है और होना मज़ीद भी है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी इन साइट्स के ऊपर है। सो रिसर्च सेंटर के जैसे आपने कहा, उसका हमें फर्दर बताइएगा कि किस तरह से ऑपरेट होगा वहाँ पे सारा सिस्टम। देखें, हड़प्पा का जो शहर है वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा है। इसके 3 पीरियड हैं, अर्ली हड़प्पा, ठीक है, फिर लेट हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा। जो अर्ली हड़प्पा है वो तो प्री हिस्टोरिक है, उसके जो उनके स्क्रिप्ट्स थे वो तो हम इसको डिकोड नहीं कर पाए, आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। जो इसका सेकंड पीरियड है लेट हड़प्पा, उसमें जो जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, उसमें स्क्रिप्ट्स हमें लिखे हुए मिले हैं बट अभी तक उसको किसी ने आज तक डिकोड नहीं किया। सो ये इंडस वैली डिसाइफरमेंट सेंटर होगा, ये जितने भी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज़ को जो है वो चैलेंज भी करेगा और वो सहूलतें दी जाएंगी कि वहाँ पे बैठ के आपके जितने भी आर्काइवल रिकॉर्ड है उससे मुस्तफ़ीद हों। मे बी समडे in future we will be able to decipher certain thing which will be a big breakthrough. So in any case आपको जो अपनी तहज़ीब से जुड़े रहने का एक ज़रिया ये है कि आप लोगों तक वो चीज़ें जो हैं उस सूरत में वो लिखी हुई हो सकती हैं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में कहा था कि होलोग्राफिक इंटरप्रिटेशन से आप लोगों को पहुंचा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। एक्चुअल में तो हम बिल्डअप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट यू कैन हैव द फील कि वो कैसे वो करते थे। और इसमें एक इनिशिएटिव और भी हम लेने जा रहे हैं कि वहीं पे आर्कोलॉजिकल रूइंस जो हैं हड़प्पा के, वहाँ पे वी आर गोइंग टू मेक अ लिविंग इंडस वैली विलेज जो है हड़प्पा का, वो जैसे शहर होता था, एंड वी आर गोइंग टू गिव द फील टू द टूरिस्ट। वो जो एक्सपीरियंशियल टूरिज़म होता है कि ये कैसे रहते थे, किस तरीके से अपने काम करते थे, तो वो शायद लोग चलते फिरते आपको वो एक्चुअल में नज़र आए वहाँ। वो इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंटरनेशनली म्यूज़ियम्स का या इस तरह की जो साइट्स हैं उनका एक बड़ा लोगों का इंटरेस्ट होता है और आई बिलीव कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो समहाउ वही बात है कि हम वो एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते लेकिन आप उस तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनली इसलिए जिक्र कर रही हूँ बिकॉज आई गॉट अ चांस टू विजिट सम म्यूज़ियम्स। दुनिया बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी इस हिस्ट्री और अपने हेरिटेज को लेकर। हमारे पास तो हड़प्पा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स और ऐसी जगह मौजूद है। इवन हम अपने लाहौर में भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। डू यू बिलीव कि हमें टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से इन साइट्स को मज़ीद डेवलप करना चाहिए? बिकॉज वही बात है कि इंटरनेशनली एक चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की जा रही है। इस साल सिर्फ जो आर्कियोलॉजी पंजाब है वो कोई 12 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कर रहा है। 26 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्सला जो कि गंधारा सिविलाइजेशन का आगाज़ वहाँ से हुआ और उसकी सारी हमारे पास चीज़ें हैं। जेलम है, लाहौर है, शेखुपुरा है, साहिवाल है, साउथ पंजाब है। सो एक पूरी ट्रेल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम क्या थे, उसको समझाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक आपकी बुक्स हैं, आपका कोई प्रिंटेड मटेरियल होगा, कहीं कहीं पे सिंस आई एम आल्सो द सिटीज़न ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान, तो शायद कभी कोई ड्रामों वगैरह में भी कुछ थोड़ा बहुत बता दिया जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि लोगों को वो वाली फ़ील देनी है, लोगों को वो बताना है कि वो क्या था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जिस प्रोजेक्ट को भी कर रहे हैं, वो चाहे नादरा बेगम हो, अली मर्दान ख़ान हो
हिरन मीनार हो, बिल्कुल सही। शेखुपुरा फोर्ट हो, जहाँ पे भी जाएंगे सो उसकी एक पूरी हिस्ट्री जो है वो भी डिस्प्ले की जाएगी, प्रॉपरली क्यूरेटेड होगी, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट भी होगा, लोगों तक आपने नॉलेज भी लोगों को नॉलेज भी देना है, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है, लोगों का इंटरेस्ट भी कायम रखना है। सो तीनों चारों जो एस्पेक्ट्स हैं कि किस ज़रिए से आप लोगों को अपनी तहज़ीब व तमद्दन से पुरानी से जोड़ के रख सकते हैं, वो हम उसके ऊपर काम करें। वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई बिलीव कि ये बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज हम इंटरनेशनल टूरिस्ट का तो ये इंटरेस्ट बहुत देखते हैं इन साइट्स के ऊपर, बट हमारे जो लोकल्स हैं उनका रुझान वो सिर्फ साइट सीइंग की हद तक रहता है। आई बिलीव मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की और मैं चाहूँगी आप इसको क्लैरिफाई भी करें कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें शायद उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस का आइडिया उस तरह से नहीं होता। इवन मैं यहाँ ओल्ड लाहौर में हम शाही किला वगैरह भी कभी चले जाएँ तो जिस तरह से लोग वहाँ बिहेव कर रहे होते हैं, आई परसीव कि दे हैव नो आइडिया कि ये कितना बड़ा एक एसेट है हमारा, जिसको हमें प्रिजर्व करना है, ना कि हम इसको ख़राब करना है। सो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि लोगों को वो जो विरसा है, वो जो तहज़ीब व तमद्दन है, जिससे आप लोगों को उसके साथ एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, अब आपने जिक्र किया आप बाहर कहीं जाते हैं, जिस जगह पे भी जाते हैं तो बिगिनिंग में उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, उसको बताया जाता है कि ये क्या है और आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए। अगर आप वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर पे पूरा नहीं उतरेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, साथ में ये भी बता दिया जाता है। सो हम बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और फिर उसकी एक हिस्ट्री बताने के साथ साथ लोगों से एक एक्सपेक्टेड जो है वो बिहेवियर उसको भी इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कुछ गलतियाँ होंगी, होती हैं, हर जगह पे होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन इन चीज़ों से अगर हम डर के या इन चीज़ों से कुछ खौफज़दा होकर कोई काम अगर काम ना करें तो वो भी एक ऑप्शन नहीं है। सो ग्रेजुअली आप चीज़ें अच्छी करते हैं और एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कभी एक दिन आएगा, एक लेवल आएगा जिसपे सारी चीज़ें जो है वो उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। ये तो अल्लाह करे कि जो आपने ये जो प्रोजेक्ट सोचा भी है, आप इस पे जब इम्प्लीमेंट होगा तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा। कितना हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करें जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा? बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, लेकिन वही बात है कि आप लोग अब अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग एज वेल। सो वो कितना हेल्पफुल होने वाला है? इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी की थी, जो कि नेस्पाक ने की थी, तो प्रोजेक्टेड ये है कि 200 to 300% इंक्रीज़ होगा आपके 200 to 300% इंक्रीज़ होगा आपके टूरिस्ट जो हैं उसके फुटप्रिंट में। फैसिलिटीज़ बनाना एक चीज़ है, अब उन फैसिलिटीज़ को रन करना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ आपकी ये जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर कुछ छोटा मोटा कोई कल्चरल साथ में अगर आपकी चीज़ें चलती रहें तो वो भी बेहतर होंगी। तो हमारा ख्याल ये है कि हम फैसिलिटीज़ बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इनको ऑपरेट भी अच्छे तरीके से करेंगे और इसको साथ लिंक करेंगे हमारे जो उस सराउंडिंग एरिया की या उस पुरानी तहज़ीब की जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनको भी रखें ताकि लोगों का इंटरेस्ट कायम रखें। और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। वहाँ पे कल्चरल जो आप कह रहे हैं, लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट और वो किस तरह का हमारा वहाँ पे सिस्टम है ऑलरेडी? काफ़ी सारे हैं, मतलब गंधारा सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत एक्टिव है, वहाँ की लोकल कम्युनिटी। लाइकवाइज मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, वो चाहे कोई छोटी सी मोनूमेंट है, कोई बड़ी मोनूमेंट है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और अगर हम कोई चीज़ें करते भी हैं तो कम्युनिटी उसको टेक केयर भी करती है। हम प्रॉपर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट का एक सिस्टम भी बना रहे हैं। हड़प्पा की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो हड़प्पा और साहिवाल के लोग हैं वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। हमने पिछले साल एक हड़प्पा फेस्टिवल भी किया था, जिसमें जो साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरिया का जितना कल्चर है, वो जिस तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं, जो काम करते हैं, वो 2-3 दिन का एक शो था हमारा, वो भी चला था। सो ये एक्टिविटीज़ जो हैं अब कंटिन्यूसली आपका हिस्सा होंगी राउंड द ईयर। बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच ईसा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे थे। ज़हीर अब्बास मलिक साहब डीजी आर्कियोलॉजी हैं और ये हड़प्पा में एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट वो काम जारी है, 2028 तक इनका डेडलाइन है कि इसको ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़ाहिर है हमारा जो एक हिस्ट्री है जो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश है, अल्लाह करे ऐसे रहे और टूरिस्ट के लिए बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव स्पॉट होने वाला है। आई होप कि ये आपको जब कंप्लीट होगा, लोग जाएंगे तो पसंद आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। कराची की बात करेंगे जहाँ पर हालिया दिनों में एक नए खतरनाक डिजिटल फ्रॉड की निशानदेही हुई है, जहाँ शहरियों को जाली ट्रैफिक चलान के SMS मौसूल हो रहे हैं। इन पैगामात में जी मोबाइल के ज़रिए फौरी अदायगी का तकाजा किया जा रहा है और ये पैगामात आमतौर पर पर्सनल नंबर से आते हैं, जो कि किसी भी सरकारी अदारे के तयशुदा तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन पैगामात का मकसद शहरियों को कहलें फ्रॉड करके उनके साथ रकम बटोरना है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी शहरी को प्राइवेट नंबर से चालान या अदायगी से मुतल्लिक कोई पैगाम नहीं भेजती, ना ही वो किसी गैर मुसद्दिका लिंक या मोबाइल ऐप के ज़रिए अदायगी वसूल करती है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, ये फ्रॉड जो है ख़ासतौर पर घरों में मौजूद जो ख़वातीन हैं और कम जो टेक्निकल नॉलेज वाले अफराद हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि खुदा ना खास्ता अपनी ज़ाती जो मालूमात हैं फिर या अपनी रकम है वो इनके हवाले कर देते हैं। और ये महज सिर्फ फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये अगर हम एक डिजिटल थ्रेट या साइबर थ्रेट के तौर पे भी इसको कंसिडर करें तो एक बड़ा मसला है, जो कि ओवरऑल रियासती इदारे हैं, ज़ाहिर है ये पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस वाला मामला है। अच्छा, ये तो अभी मैं सिंध की बात कर रही हूँ, अभी हम ये ऑफिस स्टोरी डिस्कस कर रहे थे तो मेरे फ़ोन के ऊपर पिछले 3 दिन से एक प्राइवेट नंबर से इसी तरह से ट्रैफिक चलान के कि आपका ट्रैफिक चलान 300-500 रुपये का पेंडिंग है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और अपना ट्रैफिक चलान पे करें। तो ये सिंध से अब इधर भी आ रहा है, तो इस पर भी हम ज़रा स्टोरी को आगे परसू करेंगे। लेकिन इस वक्त सईदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच तहसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये एक बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि ज़ाहिर है जो कम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग होते हैं उनको ज़रा मसला होता है, और वो जो घरों में ख़वातीन होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, पहले ये बैंक्स के थ्रू फ्रॉड करने का सिलसिला शुरू हुआ था और लोगों ने अपने कई बड़ी बड़ी अमाउंट जो गंवाई थी इस सिलसिले में, अब ये एक नया मामला शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग। देखें जी, ये अभी रिसेंट जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं, और जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को ये चीज़ें रिपोर्ट हुई, इनको पता चला, उन्होंने फ़ौरन ही जो है अपनी कैंपेन भी स्टार्ट की। सिंध गवर्नमेंट ने तो की, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने ऑन द स्पॉट जब उनको चीज़ें लोगों ने आके बताई, तो जो उनका एक 1915 हेल्पलाइन नंबर है उसको फ़ौरन एक्टिवेट किया गया। इसके अलावा आवाम में मुसलसल जो है वो कैंपेन्स स्टार्ट की गई, सोशल मीडिया कैंपेन्स, मीडिया कैंपेन्स, कि जिस तरह के कोई भी मैसेजेस आते हैं, अगर आपको उस पर कोई लिंक होता है तो उसको आप क्लिक ना करें, क्योंकि इस तरह के हमें भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं डेली, नॉट ओनली फॉर ट्रैफिक चालान, बल्कि डिफरेंट मैसेजेस आ रहे होते हैं जी कि आपका ऑर्डर जो है वो जो आ गया है, आपका एड्रेस गलत है, आप उसमें सही, आप इस लिंक पे क्लिक कर दें, आपका अपने एड्रेस को करेक्ट कर लें, और उसमें लोगों के, बहुत सारे लोगों के पूरा डेटा, उनके बैंक अकाउंट्स, क्योंकि उनके मोबाइल में एक्टिवेट होते हैं, तो इस तरह का लोगों ने नुकसान उठाया है। तो बीइंग अ गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी यही है कि जी हम लोगों को भी अवेयर करें और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करें। तो उसके लिए हमने FIA से भी जो है वो हम इन टच हैं, क्योंकि इसके लिए सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। FIA एंड साइबर क्राइम का जो है वो एक जॉइंट वेंचर कि जी मिलके इन नंबर को भी ट्रेस किया जाए, उसमें हमने PTA से भी जो है वो जो है उनके साथ भी हम इन कांटेक्ट हैं कि उन नंबर्स को भी ब्लॉक किया जाए, उन लोगों को भी पकड़ा जाए, और स्पेशली जो वो टारगेट कर रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि जी घरेलू ख़वातीन हैं या कम टेक्निकल लोग हैं जिनको इतनी नो हाउ नहीं होती इन चीज़ों की, तो ऐसे लोग ही जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। वरना नॉर्मली शहरियों में काफ़ी अवेयरनेस है कि जी कोई भी ऐसे गैर मुताल्लिक़ा जो लिंक है, क्योंकि हमने यही शहरियों को बताना है कि जी आपने जो है जो ऑफिशियल लिंक्स होते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज रिसीव हो रहा है तो जो ऑफिशियल साइट्स हैं वहाँ जाके आप अपना व्हीकल नंबर डालें, अपना चालान नंबर डालें और वहाँ वेरीफाई करें। इसके अलावा नादरा के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं कि जी नादरा में अगर आप अपना NIC डालते हैं तो वहाँ पे भी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सब कार्रवाई तो हम मुसलसल कर ही रहे हैं, लेकिन ये साइबर क्राइम ऐसा मामला है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसे मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब आप तक चीज़ें रिपोर्ट हो जाए तो आपने एक्शन क्या लिया। तो सिंध गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है इसमें कि इन चीज़ों की रोकथाम की जाए, और अपने शहरियों को भी मुसलसल आगाही हम दे रहे हैं आपके थ्रू मीडिया की तरफ से भी, सोशल मीडिया पे भी, कि जिस तरह की चीज़ों पे क्लिक ना किया जाए किसी भी तरह के। ऐसे वैसे मुझे तहसीन साहिबा थोड़ा सा बताइएगा कि
कि ये मैकेनिज़्म है क्या ट्रैफिक चलान का, क्योंकि मैं चूँकि लाहौर में हूँ तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि जी सेफ सिटी के कैमरास होते हैं, वो गाड़ी का नंबर है, अगर आपने कोई भी सिग्नल तोड़ा है, कोई भी आपका मामला है तो चलान आपके घर आ जाएगा या आपको एप्लीकेशन के थ्रू या ऑनलाइन वेबसाइट पे आप पे कर सकते हैं। सिंध में कैसे सिस्टम या मैकेनिज्म वर्क करते हैं ताकि जो फ्रॉड की नौयत है लोगों को भी आइडिया हो कि जी ये एक सिस्टम है, इसके अलावा जो भी चीज़ है वो गलत है? देखिए सेम मैकेनिज्म है एज पंजाब जो कर रहा है, सेम मैकेनिज्म है कि अगर ऑन द स्पॉट गाड़ी रुकती है तो जी आप पे उसी वक्त जो है वो एक डिवाइस में आपको स्लिप अपनी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको कि जी आपका चालान हो गया है। कोई भी वो आपका लाइसेंस रख लेते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ड्राइवर की रख लेते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी हो चुका है तो मेरे ड्राइवर का लाइसेंस रख लिया था, तो लाइसेंस रख लेते हैं कि जी बाद में आके आप जो है वो पे करें पैसे या ऑनलाइन पे कर दें, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं और आप आके ले जाए। लेकिन हाँ, जो लोग ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, जो निकल जाते हैं, हमारे पास भी वही कैमरास वाली वही मैकेनिज्म है कि जी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ से ट्रेस होती हैं चीज़ें और उनके घर में आ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर चैनल से आता है, वो गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं या वो बैंकिंग चैनल्स होते हैं या वो जो 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 मुताल्लिक़ इदारे जैसे ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से आएगा। लेकिन किसी भी गैर तस्दीक शुदा नंबर से या किसी गैर तस्दीक शुदा लिंक पे जो है वो कभी भी इस तरह से पुलिस या ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही है। तो वो तमाम चीज़ें वेरीफाइड होती हैं और उसके थ्रू ही आती हैं। सेम मैकेनिज्म है। अच्छा, वैसे अब हमारे यहाँ तो ये होना शुरू हो गया क्योंकि मेरे भी रिसेंटली एक चालान हुआ है, तो उसमें ये हो रहा था कि जी आपको उसी वक्त आपको कहते हैं कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। पहले अब वो लाइसेंस या आईडी कार्ड नहीं रखते, अब वो आपको एक स्लिप देते हैं या आपको कहते हैं आप इसी वक्त मोबाइल बैंकिंग ऐप से उसको पे कर दें एंड यू आर गुड टू गो। बाकी चालान घर आ रहे हैं वो भी पिक्चर्स के साथ, तो ये भी बड़ा ख़तरनाक मसला है। अच्छा तहसीन साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ट्रैफिक का एक वो सिस्टम है जो कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों हमने वो अजरक वाली नंबर प्लेट्स वाला मामला भी देखा कि फिर उस पर भी लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा था। ज़रा हमें प्रोग्रेस बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक के निज़ाम को लेकर ओवरऑल भी, और जो सिंध हुकूमत ने आगे कोई प्लान ऐसा किया हुआ है कि ट्रैफिक फ़्लो से लेकर लोगों की अवेयरनेस कैंपेन्स और ये जो सारे मामला हैं इसको बेहतर करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की हो? देखिए आपकी बात में दो सवाल मुझे नजर आए। एक तो फ्लो को लेके, ट्रैफिक के फ्लो को लेके वो एक हमारा अलग टॉपिक है बिकॉज हम जो जिस तरह ऑल्टरनेट रूट्स बना रहे हैं, हमारे शहर भुट्टो आपने सुना होगा कि वो एक ऐसा शहरा बना है कि अगर आप डिफेंस से ट्रेवल करते थे टूवर्ड्स एयरपोर्ट तो आपको 1 डे से 1.5 घंटा लगता था बिकॉज जो रश आवर्स होते हैं ट्रैफिक के वो शारे फैसल बिल्कुल पैक होता है। तो उसमें अगर आप शारे भुट्टो पे आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ का फ्लो जो है वो डाइवर्ट होता है, आप 20 से 25 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये तो इस बात का जवाब है कि हम ऑल्टरनेट वेज बना रहे हैं, हम ऐसी शाहराएं बना रहे हैं, ऐसे फ्लाईओवर्स बना रहे हैं कि लोगों को, बिकॉज कराची की डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे ये इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 80 लाख लोगों के लिए, आज आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है। तो यकीनन चैलेंजेस हैं। किसी भी मुल्क में अगर आप जाएंगे इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी हो जहाँ इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही हो, और सिर्फ पॉपुलेशन इस शहर की नहीं बढ़ रही है, पूरे पाकिस्तान का जो फ्लो है लोगों का वो कराची की तरफ ही आ रहा है। अगर आप देखें बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर इलाज के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, तो आपको कराची में पूरी आपको शायद गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा गिलगित कराची में मिलेंगे, इसी तरह बलोचिस्तान से ज्यादा बलोची आपको कराची में मिलेंगे। तो हर तरह के लोग जो है वो जब कराची में आ रहे हैं तो यकीनन चैलेंजेस हैं। आपने ट्रैफिक मैकेनिज्म की बात की, देखिए हमने हमारा जो नंबर प्लेट वाला इशू हुआ था उसमें भी ये चीज़ें रिपोर्ट हुई थी कि जी कोई प्राइवेट एजेंट्स हैं कि जो ज़्यादा पैसे लेके कि जी आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया था कि जी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद एक सर्टेन टाइम होता है कि उसके बाद आपको नंबर प्लेट वसूल करनी होती है। बीच में एजेंट्स कुछ इस तरह के फेक आए थे कि जिन्हें उन्होंने जाली पैसे भी ज़्यादा ली कि जब हम जल्दी आपको करा देंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उस पर भी एक्शन लिया और लोगों को भी अवेयरनेस दी कि जी आप सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो गवर्नमेंट जो आपको बता दी गई हैं, आपको साइट्स भी बता दी गई हैं, आपको डिजिटली नंबर भी शेयर कर लिए गए, सिर्फ उसके थ्रू ही आप लें, वरना ये चीज़ें नहीं हो। लेकिन बीच बीच में ऑन एंड ऑफ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा तहसीन साहिबा, एक सोशल में मेरी टीम ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया है, वैसे तो मेरी नज़रों से गुजरी है वो एक फुटेज के जो पिंक बाइक्स दी गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक तकरीब के अंदर, और आप भी उस तकरीब में मौजूद थी, तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि उसके चंद घंटों के बाद वो बाइक्स को मर्द हजरात चलते हुए नजर आए उस तकरीब के। तो उस पर बहुत सारी डिबेट छिड़ी थी कि जी क्या ये राइट लोगों को दी गई है, क्या मामला है। ज़रा अगर आप चाहती हैं तो आप हमें बताएं ज़रा इस हवाले से क्या है ये मामला।
देखिए उसका मैकेनिज्म भी बड़ा जो है हमने स्ट्रिक्ट बनाया था कि जी एक तो खवातीन के लिए उसका तो कलर ही आप देखें पिंक पिंक स्कूटीज है हैं या कि वो खवातीन के लिए है। मुझे तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी, वो जो साहब चलाते फिर रहे थे, तो वो शायद किसी किसी खातून ने, किसी बच्ची ने अपने वालिद को दे दी होगी थोड़े टाइम के लिए, शायद ट्रायल के लिए। लेकिन ऐसा जिसके बाद वो चीज़, वो एक ही वीडियो हम सब ने देखी सोशल मीडिया पे, लेकिन ये खवातीन के लिए है। वो भी या तो वो कॉलेज गोइंग हो, लाइक वो पढ़ने जाती हो या फिर वो ऑफिस जाती हो, वो उस तरह की खवातीन हैं जिनको, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम कितने हैरेसमेंट के हमारे पास केसेस आते हैं कि जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बच्चियों के साथ या खवातीन के साथ इस तरह के केसेस होते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव किया, पहले पिंक बस का लिया था आपको पता है, अब जो है पिंक स्कूटी का लिया, नेक्स्ट हम पिंक टैक्सीज का भी लेने जा रहे हैं दिसंबर तक इंशाल्लाह। वो ठीक है। टैक्सीज भी आ जाएंगी कराची में। वो इसीलिए लिया गया था कि खवातीन को बाहर निकलते हुए किसी भी तरह रिलक्टेंट ना हो, कोई भी ऐसे हर्डल्स ना आए कि जिसमें उनको काम पे जाने पे, उनको पढ़ने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन अगेन हमारी ये कैंपेन बहुत अच्छी, किसी एक केस के मुझे लगता है आ जाने से नहीं, आई जो है बिलीव वो कि पूरी आई एम campaign श्योर के कि ऐसा कैंपेन का focus मसला नहीं हाँ, होगा जी। कि, लेकिन जाहिर है ये एक अजीबो गरीब सी मंतक है ना कि एक पिंक स्कूटी दी गई है खातून को, तो कोई मर्द चला रहा होगा तो सवाल तो लोग कर लेंगे। तो आई एम ग्लैड कि बिल्कुल, आपने उस चीज़ को एड्रेस कर दिया है कि ये कोई एक आधा केस ही है। चले, थैंक यू वेरी मच। किसी ऐसे इंडिविजुअल का कुछ ऐसा, किसी ठीक एक है। इंडिविजुअल की एक है कि शायद उन्होंने मोहब्बत में अपने वालिद को दे दी चलाने के लिए ट्रायल पे, लेकिन ऐसा जैसे केसेस रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इट साउंड्स सो वियर्ड ना कि आप पिंक जी। स्कूटी को चला रहा हो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सईदा तहसीन साहिबा, बहुत Thank शुक्रिया you. आपका। सईदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद थी जी ट्रैफिक के हवाले से। और जो अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ब्रेक पर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी जी कि अगर आपको किसी भी प्राइवेट नंबर से, चाहे आप सिंध में है, पंजाब में है, दुनिया के किसी हिस्से में है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में है, प्राइवेट नंबर से अगर आपको मैसेज आ रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपना ट्रैफिक चालान भर दें, तो ये फ्रॉड है। आपने किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। आपको जो चालान आना होगा वो आपको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आएगा, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको आपसे इतनी हमदर्दी होगी। तो प्लीज़ खुदारा किसी फ्रॉडिये के हाथ मत चढ़ें, और अपने जो ट्रैफिक चालान है अगर ऑथेंटिक ज़रिए से आ रहे हैं उसको ऑनलाइन पोर्टल पर जाके पे कर दें। आसान तरीका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। इस वक्त हम किचन में जाएंगे जहाँ पे शेफ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? मैं चिकन श्रिंजल बना रहा हूँ। ठीक तो है। पहले मैं चिकन को शैलो फ्राई करूंगा, उसको मैंने मैरिनेट किया विद सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है। उसको फिर मैंने मैदा लगा के इसको शैलो फ्राई करूंगा। ठीक है। फिर उसके साथ मैं बनाऊंगा मशरूम सॉस, मशरूम चीज़ सॉस। ओके। तो उसमें मैं पहले गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे करूंगा बटर में, फिर उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा क्रीम, और उसको थोड़ा सा पका के फिर उसके अंदर मैं दूध ऐड करूंगा, वाइट पेपर ऐड करूंगा, चिकन स्टॉक जो क्यूब होती है वो ऐड करूंगा, ठीक है। और साथ में मशरूम्स जो है वो सॉटे किए हुए वो ऐड करूंगा, और फिर उसको थोड़ा पका के फिर उसके अंदर मैं चिकन को ऐड करूंगा, और उसको फिर थोड़ा सा बीच में जब वो सॉस थोड़ी थिक हो जाएगी तो उसके अंदर फिर मैं चीज़ डाल के उसको सर्व करूंगा। तो ये आपने चिकन फिले पूरा लिया है? जी, मैंने उसको दरमियान से कट कर लिया स्लाइस से ठीक है। करके। और इट्स गोइंग टू बी अ फ्राइड सॉर्ट ऑफ हाँ जी। राइट। ओके, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। आप अपना काम जारी रखें, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किचन में दोबारा जाएंगे, और फिर आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइनअप किए में हड़प्पा के हवाले से भी हमने बात करना है। वो क्या है, क्या वहाँ पर नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उस पर भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जो 20 निकाती गज़ा अमन मंसूबा है उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। इस मंसूबे के तहत ही गज़ा में जो जंग बंदी है, कैदियों का तबादला है, इसराइली अफवाज का जो मरहलावार इंतकला है, और एक अबूरी टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम जैसे बहुत सारे इंतहाई कहा जाएगा सेंसिटिव या फैसला कुन इक़दाम शामिल हैं। इस प्लान के अंदर जी बैनुल अक़वामी अफवाज की निगरानी होगी, इंसानी इमदाद का बिला तातुल रसाई होगी, और फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत भी की जाएगी, और अमेरिका की निगरानी में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात हैं उसकी सहूलत जैसी शिकें भी मौजूद हैं। ये जो 20 निकाती एजेंडा है या मंसूबा है गज़ा अमन जिसको कह रहे हैं हम, किस हद तक ये ठीक है, और क्या इस पर इंटरनेशनली लोग या एक परसेप्शन बिल्ड हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया।
मैं क्विकली आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी कि आप हमें इस सारे जो हमें वाइट हाउस की तरफ से ओवरऑल तफसीलात जारी की गई हैं, ये जो मुजव्वज़ा है, आप क्या समझते हैं क्या सूरत हाल ये क्रिएट कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए जी, टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाएगी क्योंकि ये फ़लस्तीनियों और जो गाज़ा के जो ब्रॉडर इंटरेस्ट हैं उनकी बेस के ऊपर नेगोशिएट नहीं की गई। अगर आप वैसे भी देखें तो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब का एक साथ मिलना एक ऐसे टाइम पे हो रहा है जबकि कशीदगी को फैलाने में इजराइल ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मिडल ईस्ट के अंदर। हमने ये भी देखा है कि यूएन के अंदर जो आपको जो सेंटिमेंट मिला है बहुत से मुल्कों की तरफ से, जारी बात है सारे फलस्तीन के हक में अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं है। उसके अंदर मेन बात इजराइल की सिक्योरिटी गारंटीज को एश्योर करने की बात है। और जब आप जंगबंदी की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर इजराइल को, जो कि एक ऑक्यूपाइंग पावर है, जो जिसने जेनोसाइड को एडवांस किया है, आपको फिर उनके अगेंस्ट पेनल्टीज भी इम्पोज करनी पड़ेंगी ताकि आप फलस्तीनियों के हक को आगे लेके जा सकें। किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो व्हाइट हाउस के अंदर से आ रही है, जिसके हमें ये नजर आता है कि जी फलस्तीनियों के हक की तरफ मूवमेंट हो रही है, आप हमास को एलिमिनेट करवा के आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं। 2 साल से तो हमने ये देखा कि जी वो एलिमिनेशन का जो ख्वाब था वो कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि हमास एक फलस्तीन के लिए बहुत बड़ी एक रियलिटी है, उनको बहुत सारी ट्रैक्शन भी मिलती है और वो रिजिस्ट कर रहे हैं तो ऐसी ऑक्यूपेशन को जिसने 2-3 सालों नहीं 70-72 सालों से उन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ ये जो जंगबंदी का जो सिलसिला है उसको रोकने की तरफ उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट दिखाने की कोशिश की। तो आई थिंक अगर आपको बहुत संजीदगी के साथ इसको तब लेता जबकि इजराइल के खिलाफ कुछ पेनल्टीज इंपोज हो रही होती है, जबकि फलस्तीनियों के जो हक के अंदर जो है उनकी जो टेरिटरी है उसको भी सैंक्टिफाई करने की कोशिश की जाती, अमेरिका की तरफ से मूवमेंट नहीं नजर आती। और मैं को एक और बात बता दूं कि नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब के बीच में जो मिलाप है ये भी यूनिटी नहीं है उस तरह। डीप डाउन अगर आप देखें तो ब्रॉडर बहुत से रिजर्वेशन है जिसके अंदर हमें नजर आया कि नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब आई टू आई नहीं देखते। उसमें हमने ये भी देखा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप चले जाएं कि जब आर्म्स को रोकने की बात की गई तो इजराइल की तरफ से सिग्नल यही था कि जी हम जो है अपने बहुत बड़े इत्तेहादी को लूज कर सकते हैं। और ट्रंप साहब ने फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई कतर के ऊपर जब अटैक हुआ। तो आई थिंक ये इनके बीच में एक मोमेंट्री सफेज है और ये किसी भी तरह से फलस्तीनियों के हक के ऊपर अच्छी तरह से असरअंदाज नहीं होता। अब सईद मूसा आपने जो भी बात की है कि जाहिर है कि हमने माजी में जो देखा है कि एक तरफ जहाँ पर गज़ा के अंदर जंगबंदी की बात की जाती है, फिर दूसरी जाने बात कहीं ना कहीं उसको शय भी दी जाती है इजराइल को कि हम उसके साथ अमेरिका की जो एक ताल्लुकात, जो आपने खुद भी कहा कि ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री से ताल्लुकात हैं, समहाउ को इनका इम्पैक्ट लॉन्गर रन में हमें जो भी नज़र आ रहा है। ये जो हिपोक्रेसी है, मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम समहाउ ये जो मंसूबा आ गया है या पेश किया गया है या तफसीलात जिसकी जारी कर दी गई हैं ऑन ग्राउंड रियलिटीज तो इससे बड़ी मुख्तलिफ है और इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वही बात है कि माजी के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल तो सेट हुई होती। बिल्कुल सेट हुई होती तो फिर हम वी वुडंट इवन बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन। बट उसके अंदर मेन बात जो आपकी नजर आती है वो ये है अरब ममालिक की तरफ से देयर पेशेंस इज वेरिंग थिन। उनके सब्र को आपने बहुत ज़्यादा आजमाया है। मैं क्यों उनकी बात करता हूँ, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, उनके मुस्तकबिल के अंदर। तो उनको साइडलाइन करना, उनकी इंटरेस्ट को साइडलाइन करने का मतलब ये है कि जी अमेरिका जो है और इजराइल जो है वो किसी भी तरह से खित्ते के हक के अंदर कोई भी चीज आगे पेश नहीं कर रहे। हमने देखा कि जी यूएन के ये इजलास होने से पहले भी सऊदी अरेबिया फ्रांस के साथ मिलकर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जिसके अंदर वो जो फलस्तीनियों के हक को आगे लेके जाए। अमेरिका ने बैकडोर प्रेशर डाल के चीज को अंडरकट किया। तो इसके अंदर आपको नजर आता है कि अमेरिका का जो इंटेंट है, क्योंकि अमेरिका पेश ये कर रहा है कि जी हम सीज फायर को आगे लेके जा रहे हैं। जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं तो फिर आपको ये भी साबित करना पड़ता है कि आप सारे इत्तेहादियों को भी साथ लेके चल रहे हैं, आप फलस्तीनियों के फैक्शंस को भी साथ लेके चल रहे हैं। देखें इंसाफ का तकाजा ये है कि इजराइल की तरफ जो एक एसिमेट्रिकल लेवरेज रहा है, आपका ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि जब आप निगोशिएशन करते हैं वो 2 वे स्ट्रीट होती है। अगर आपने इजराइल के इंटरेस्ट को देखना है, उनके हॉस्टेजेस की अगर आपने बात करनी है, जारी बात है वो 2 वे स्ट्रीट होती है। बट नेतन्याहू साहब ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी माजी के अंदर। उनको हॉस्टेजेस का कहा गया कि जी आप ले लें। हमास भी अग्रीड थे, नेतन्याहू साहब ने अटैक करने शुरू कर दिया इजराइल से बाहर। फिर बात हुई कि जी आप अगर जंगबंदी करना चाहते हैं तो आप आगे लेके चलें। जो जंगबंदी के अंदर आला किरदार अदा कर रहे थे, कतर कर रहे थे, तो आपने उन्हीं के खिलाफ अटैक भी किया। तो आई थिंक सारों में नजर आता है कि जी संजीदगी की तरफ जाने के लिए आपको फलस्तीनियों का हक उनको देना पड़ेगा। अच्छा, और वो देना भी मतलब कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहली बात तो है यू ब्रिंग देम ऑन द टेबल। ये वही अमेरिका है जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर को वीजा डिनाई करे थे। ये वही अमेरिका है जो कि हाथ खड़ा करके वीटो करते हैं आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को। इजराइल के साथ मिलकर आपने फिर उस चीज के अंदर बर्बरियत का भी इजाफा किया। तो मेरे ख्याल से अभी जो डिटेल्स आई हैं दैट इज लार्जली फॉर शो
और अमेरिका अगर किसी तरह से ट्रैक्शन चाहता है अपने जंगबंदी के मंसूबे के लिए, तो वो सिर्फ आवाज अमेरिका से नहीं आनी चाहिए, उन अरब ममालिक से भी आनी चाहिए, फलस्तीनियों से भी आनी चाहिए, जिनके इंटरेस्ट साथ साथ हैं। हाँ, आप उन इंटरेस्ट को साथ लेकर चले, एक कलेक्टिव एक कंसेंसस बनाए और फिर आप पेश करें, फिर मैं देखता हूँ कि जी वो चीज़ आगे क्यों नहीं जाती। बिल्कुल, तमाम स्टेक होल्डर्स की जो तमाम इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समहाउ। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं, साथ साथ सही मूसा मैं आपसे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने भी मुलाकात की और हमारे फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद थे, इस पर्सपेक्टिव में भी आई रियली वांट कि आप हमें इस तज्जिया दें कि ये कितना एक अच्छा साइन है समहाउ कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं और फिर जिस तरह से ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान के हक़ में कितना बेहतर है। और अगर पाकिस्तान भी चूँकि इस फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर बड़ा वोकल रहा है, समहाउ कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमारी? बिल्कुल हो सकती है। आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत लेवल्स के ऊपर दिखाया है कि जी हम इस चीज़ को बहुत संजीदगी के साथ लेके जाना चाह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी नजर आती है कि यूएन के अंदर जब इमरजेंसी समिट भी हुआ है तो उसके अंदर भी पाकिस्तान हैड अ सीट एट द टेबल बाकी अरब ममालिक के साथ। जब हमने गाजा और उन चीज़ों पर बात की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सीरियस तब भी लिया गया जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और साथ जो आला क़यादत थी जब वो अमेरिका गई, तो उसके हमने तो ये देखा कि जी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इन काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज़ को के ऊपर एक वेंटेज पॉइंट रखता है। पाकिस्तान का जो नज़रियाती जो एक पर्सपेक्टिव है वो भी काफ़ी डिफरेंट आता है। हमने ईरान के भी एंगल से देखा इस चीज़ को। तो आई थिंक पाकिस्तान के बहुत से इन मुल्कों के साथ एक ट्रैक्शन, एक रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान खित्ते के बहुत से सेंसिटिव मामला को समझता है, स्पिल ओवर्स को समझता है। अगर आप इस किस्म के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ने देते हैं तो उसके क्या असर है तो वो भी समझते हैं। आई थिंक एक ऐसे टाइम पे जबकि बहुत से मुल्क अमेरिका के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, पाकिस्तान ने बहुत एक क्या कहना चाहिए एक अनमोल किस्म का तजर्बा किया जिसकी हमें फवायद भी नजर आ रहे हैं कि आपने एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी रखी है जिसके अंदर आप अमेरिका के साथ एंगेज करते हैं, ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं, एक इज्जत के दायरे के अंदर रह के इन चीज़ों को निगोशिएट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, हम अमेरिका की पॉलिसी से इख्तलाफात होने कोई बुरी बात नहीं है, पर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के साथ बहुत देर से एक पर्सपेक्टिव रहा था कि जी एक टैंजिबल रिसर्च जो है वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमें नजर आता है क्रिटिकल मिनरल से उठा के जब जंगबंदी की बात करें, पाकिस्तान इन सब पोजीशंस को अमेरिका के साथ डायरेक्टली एंगेज करता है, ना किसी इनडायरेक्ट पार्टी के थ्रू, ना किसी थर्ड पार्टी चैनल के थ्रू। तो वो जो एक कनेक्शन है वो इंड्योर होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे होते हैं और पाकिस्तान भी अपनी सेंसिटिविटीज, अपनी कंसर्न और साथ साथ अपनी अपॉर्चुनिटी भी कन्वे कर सकता है। तो आई थिंक ये जो हमने पिछले 1-2 महीने में जो जिस रफ्तार के साथ जो बायलैटरल रिलेशन उनको आगे जाते हुए देखा, ये काफी खुशहाल बात है और इसके अंदर बहुत से ग्रोथ पॉइंट्स भी हैं जो आगे नजर आएंगे। ग्रोथ पॉइंट्स हैं जो आगे आते हुए नज़र आएंगे। अच्छा मूसा, आपने भी बात की है अरब ममालिक की भी। पाकिस्तान ने जहां पर हम ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात है, दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है वो भी समहाउ एक बड़ा अहम संग मील है जो कि हमारी उस ओवरऑल खत्ते की सिचुएशन के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है और हमारे लिए भी, हमारे इंटरेस्ट या बोथ अगर हम सऊदी अरब की बात करें। ये जो हमारी सफारती सतह के ऊपर जहाँ पर हम बड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन समहाउ ये ख़तरा मंडलाता रहता है कि जहाँ पर हम एक तरफ एक मुल्क से या अरब ममालिक की जहाँ पे बात करें, ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो कहीं वहाँ पर दूसरी तरफ कोई ऑफेंसिव उस चीज़ को कंसिडर ना किया जाए। तो ये भी एक बड़ी ट्रिकी सूरत हाल होती है समहाउ। होती है, बट आई थिंक पाकिस्तान हैज डन देयर होमवर्क। अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के साथ जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट को अगर आप देखें तो उसके अंदर उसको एज अ डिफेंसिव पैक्ट के तौर पर पेश किया गया है। उसके अंदर बायलैटरल लेवल्स के ऊपर जो लैंग्वेज है वो भी उसकी तरफ फोकस्ड है। और जब ये सवाल आए थे कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल खित्ते के अंदर इस किस्म के इशूज होते हैं उस पर किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान जैसे काफी कैलकुलेटेड अप्रोच है कि ये खित्ते के अंदर जो मामला आते हैं उसके अंदर एक ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसको आप देखते हैं। पर ये एक ऐसा एक पैक्ट है जो कि काफी सालों से निगोशिएट होता है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी माजी में रह चुके हैं। तो आई थिंक इसको एक डिफरेंट लाइट में देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बायलैटरल डिफेंस एक चीज है, कलेक्टिव डिफेंस डिफरेंट चीज है। कलेक्टिव डिफेंस जो है उसके अंदर आपके मेन इजलास होते हैं, आप डिफरेंट मुल्कों के अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलते हैं। उसके अंदर जो सीट ऑफ पावर है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहेगा, बाकी नहीं होते, वो यूएन के मामला तो जिसमें पाकिस्तान काफी इन चीजों को देख चुका है। तो आई थिंक खित्ते के मामला के अंदर पाकिस्तान एक टाइट रोप वॉक करता रहा है और कर सकता भी है। फॉर एग्जाम्पल ईरान के साथ पीक ऑफ टेंशन के अंदर अमेरिका के साथ भी आपने देखा कि जी पाकिस्तान ने ईरान के साथ टैक्टफुली एग्री किया, इंगेज किया, अमेरिका के साथ भी हम इंगेज कर रहे हैं। तो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, इसकी तरफ जो आपकी रेसिपी या आपकी टैक्टिक क्या है, पाकिस्तान क्यों सक्सीड करता है, बाकी मुल्क क्यों नहीं करते? इसलिए
क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरेस्ट जो है उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं किया हुआ। ईरान के साथ आपको पता है कि जी आके बॉर्डर के मामला हैं जिसको आप तरीके से लेके चलते हैं। आपको पता है कि जी गाजा के लिहाज से की स्टेक होल्डर्स वो लेके चलते हैं, न्यूक्लियर कशीदगी को आप बढ़ने नहीं देना चाहते, ये ईरान के साथ हो गया। अमेरिका के साथ आपने देखा कि जी आपकी एक काफी दहाइयों से पार्टनरशिप रही है, उसमें कुछ इंटरेस्ट है जिनको रिवाइज करने की जरूरत है, मजीद इंटरेस्ट है जिनको लाने की जरूरत है, तो वो भी आप कर रहे हैं। अमेरिका में अट्रैक्शन है। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका के लिहाज से पाकिस्तान हैज देयर एक्सपेक्टेशन सॉर्टेड आउट। आपने उन चीजों को देखा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान की इशू बेस्ड अप्रोच रहेगी जो कि मुझे लगता है कि जी वो आगे को भी आगे जा सकती है। और एक और बात जिसकी वजह से ये अहमियत का हामिल बनती है चीज, क्योंकि जिस तरह आपको कितने के अंदर वर्ड्स नजर आ रहे हैं, बहुत से मुल्क जिन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल सीरिया की आप बात कर लें कि जिसमें लेबनान, इजराइल भी बाकी भी है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके एक रिस्पेक्टफुल इंटरनेशनल लॉ के जुमरे में ला के वो इन सब चीज़ों को काफ़ी तरीके से देखा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ये नहीं है कि जी सऊदी अरेबिया के साथ ने कुछ निगोशिएट किया तो ईरान को खतरा हो गया, ईरान को हो गया। हम काफ़ी दहाइयों से चीज़ों को मैनेज करते आ रहे हैं और इनफैक्ट से वो चीज़ रीइंफोर्स होती है कि कॉन्फ्लिक्ट पीरियड के दौरान भी पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी से हटता नहीं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। सैयद मूसा इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, और इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ते की उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।